दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर सतीश कुमार जी। आप सब इनसे सुपरिचित हैं। इन्होंने अपनी पीजी यानी कि मास्टर इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है, एमफिल किया है और पीएचडी किया है इन्होंने जेएनयू से, और देश के 3-4 सेंट्रल विश्वविद्यालयों में इन्होंने पढ़ाया है। और अभी वर्तमान में दिल्ली के जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है इग्नू, वहाँ पर प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। सर के वैश्विक मुद्दों पर तमाम चीज़ें आती रहती हैं, बहुत सारे नेशनल न्यूज़ पर भी आप लोग देखते होंगे। लेकिन आज हमारे चैनल पर सर जो अभी वर्तमान में जो एक रिजल्ट आया है, आप सबने देखा होगा। सर की भारतीय राजनीति पर भी बहुत अच्छी पकड़ है, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। अभी हम सब ने देखा कि जो रिजल्ट आया 5 राज्यों में, इसमें जो सबसे अनप्रिडिक्टेड था बहुत सारे लोगों के लिए, सर उसको देखते हैं बंगाल का, वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल में टोटल 294 सीट्स हैं, जिनमें से कि बीजेपी को 2 से 6 सीटें आ गई, जिसको कि एक तरह से क्लीन स्वीप माना जा रहा है। यह बीजेपी का फर्स्ट टाइम बंगाल में गवर्नमेंट आई। इसमें हम देखते हैं कि सर जैसे जो बंगाल एक ऐसी भूमि रही है जहां पर कई सालों तक, 30-40 सालों तक लेफ्ट का अड्डा रहा, फिर टीएमसी का शासन आया और फिर टीएमसी को ऐसे पूरा क्लीन स्वीप करते हुए बीजेपी फर्स्ट टाइम में यहाँ पर आई है। इसके क्या प्रमुख कारण रहे, इन मुद्दों पर हम सर से बातचीत करेंगे। अभी इसमें हम जानते हैं जैसे कि 3-4 मेजर सवाल हैं, कुछ विचारधाराओं से लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे। और जो एक मोदी शाह की जो जोड़ी है, इसका भारत की राजनीति में अगर भविष्य में कभी अध्ययन किया जाएगा तो इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा, क्या सिनेरियो होगा, इन सभी मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो सर जो वेस्ट बंगाल का रिजल्ट है, हम अगर इसको एनालिसिस करें कि यह किस कारण से, जिससे कि शायद टीएमसी को भी इतना उम्मीद नहीं रही होगी कि इतना बड़ा शॉक लगेगा, और शायद बीजेपी को भी इतना उम्मीद नहीं होगी कि हम इतना फुल मेजोरिटी से जीतेंगे। इसके मेजर सर आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहे? नमस्कार। हमको तो लगता है कि देखिए ये बातें बहुत अनप्रिडिक्टेबल नहीं। हाँ, टग ऑफ वार की बात मीडिया में कही जा रही थी कि बहुत नज़दीक का मामला होगा और किसी के बारे में कुछ भी कहना कि कौन जीतेगा ये। लेकिन रिजल्ट के ठीक कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, जितने भी सारे एग्जिट पोल थे वो उनकी भाषा और भी बदल गया। कि नहीं, शुरू में तो वो कह रहे थे कि नहीं टीएमसी जीतेगी, 1 या 2 मीडिया बोल रहा था। लेकिन बाद में नज़दीक आने के बाद उनके आंकड़े बदल गए, उनके स्वरूप बदल गए और ज़्यादातर लोग ये मान रहे थे कि नहीं अब यहाँ पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। अब वो जीत कितने मार्जिन से होगी वो कहना थोड़ा मुश्किल था। तो कई ऐसे हमको लगता है कि चुनावी क्षेत्र थे, विधानसभा के चुनाव थे, जहाँ पर रिजल्ट 1 वोट से लेकर करीब तकरीबन 5,000 के वोट के बीच में था। तो कई ऐसे कारण थे। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो ममता बनर्जी के हारने का था वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ही हम उसको मान सकते हैं कि पिछले चुनाव के बाद महीनों दिन तक हिंसा हुई थी। और एक जब आप मुख्यमंत्री बनते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप किसी व्यक्ति या समूह के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप पूरे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। अगर विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आपके पार्टी के दलों के द्वारा आतंकी एक तरह से जानलेवा हमला होता है और उसको आप रोकने में विफल होते हैं, तो ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की विफलता है। तो चुनाव के बाद, चयनित होने के बाद कई ऐसे आंकड़े हैं जो सनसनीखेज हैं, जो लोग को दहला देता है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण था कि हिंसा की राजनीति की पराकाष्ठा पश्चिम बंगाल में दिखाई देने लगी थी पिछले कई दशकों से, मतलब 1 दशक से। लेफ्ट ने भी उसका प्रयोग किया था, लेकिन लेफ्ट के सारे कीटाणु को आत्मसात ममता बनर्जी ने अपने भीतर कर लिया और अपनी मनमानी। और दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा, चूंकि बांग्लादेश में जिस तरीके के परिवर्तन पिछले महीनों और 2-3 वर्षों में हुए हैं और एक साठगांठ बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में उभरती हुई दिखाई दे रही, वो भी एक चुनौती कारण था। तो लोगों को लगा कि भाई ऐसी परिस्थिति में बदलाव बहुत जरूरी है और जनता अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए, अपने जरूरतमंद चीज़ों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए
एक बदलाव के लिए वोट किया, और वो मैंडेट से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अंतर जितना ज़्यादा है वो केवल छोटे मोटे कारण से नहीं, बल्कि बहुत बड़ा अंतर है। 79 और 2006-7 का जो अंतर है वो दुगना से ज़्यादा का है। तो मैंडेट बीजेपी के पक्ष में बहुत क्लियर कट है। अच्छा सर, अभी तमाम विपक्षी पार्टियां जो एसआईआर इलेक्शन कमीशन करवा रहा है, और यह पहले भी होता रहा है, ये नहीं है कि फर्स्ट टाइम बीजेपी रूल में ही हो रहा है, कांग्रेस के शासनकाल में भी एसआईआर हुए हैं कई कई बार। तो इसी समय ये सवाल केवल उठ रहे हैं, ऐसा है क्या कि जो विपक्षी पार्टियां हैं ये अननेसेसरी सवाल उठा रही हैं? इसमें कुछ मतलब आपको एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या लगता है? देखिए, एसआईआर पर भी अगर रिसर्च करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो कई ऐसे तबके हैं जिसे मुस्लिम बहुल माना जाता था, और ये माना जाता था कि यहाँ पर तो बीजेपी की कोई पार्टी नहीं है, और वहाँ पर बीजेपी जीता है। तो कहने का कि एसआईआर में केवल जो वोटर हटे हैं, वो किसके वोटर हटे हैं, टीएमसी के हटे हैं, बीजेपी के हटे हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। एसआईआर एक महत्वपूर्ण पहल है जो पूरे भारत में होनी चाहिए, और हम दुनिया के अन्य देशों में देखते हैं कि लोकतंत्र को वो चुनावी रण क्षेत्र में अगर उसको पवित्र माना जाए, उसको उसका पवित्रीकरण किया जाए, तो उसमें इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि भाई जो इलीगल माइग्रेंट वोटर हैं, किसी कारण से आपके भारत तो पहले से भी सॉफ्ट स्टेट है, हजारों लाखों की संख्या में लोग आकर यहाँ पर बस जाते हैं। पहले की रिजीम ने अपने राजनीतिक मंशा के कारण से उनको स्थान दिया, और वो घुसपैठिए की तरह भारत में घुसते चले गए, संख्या भी उनकी बढ़ती चली गई, और वो सुरक्षा के कई तत्वों को भी चुनौती देने लगे। तो वो होना तो बहुत जरूरी था। उसका रिजल्ट से जोड़कर बिहार में भी यही कहा जा रहा था। जब बिहार में बीजेपी जीता तो लोग ने कहा कि एसआईआर के कारण से हुआ। तो अगर एसआईआर के कारण से हुआ तो केरल में क्यों नहीं बीजेपी जीत गया, तमिलनाडु में बीजेपी क्यों नहीं जीत गया? तो ये अनर्गल प्रश्न है कि जब आप हारेंगे तो बदनामी इलेक्शन कमीशन और इंस्टीट्यूशन को देंगे, और जीतेंगे तो आप चुप हो जाएंगे। तो ये दोहरी मानसिकता ठीक नहीं है। भारत के लोकतंत्र में बड़ी परिपक्वता है, वोटर में वो सोच है, तो उसके आधार पर निर्णय होते हैं, बदलाव होता है। वो इत्तेफाक है कि राष्ट्रीय सोच और नीतियों के कारण से आज 28 में 21 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोगों का विश्वास राष्ट्रीय नेतृत्व पर बड़ी मजबूती के साथ बढ़ता जा रहा है। तो इसमें गलत क्या है? सर एक चीज़ जो मेरा ये पर्सनल सवाल है, मैं देखता हूँ कि भारतीय राजनीति को अगर हम 2014 से पहले का जो देखते हैं, 2014 के बाद का एक व्यक्ति जो देखते हैं कि 2013 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन प्रभारी बनता है बीजेपी की ओर से। उस समय बीजेपी की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर है, और आगे उनको भी पता है कि अगर दिल्ली का रास्ता तय करना है तो उत्तर प्रदेश से होकर ही जाएगा। तो वो अमित शाह नाम का व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का 2013 में प्रभारी बनता है, वो ऐसी रणनीति बनाता है जहां तक कि उनके जो बॉस हैं मोदी की चढ़ाई दिल्ली पर है, और अमित शाह पूरा 1-1.5 साल तक उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, जहां पर उस पार्टी का बेस नहीं है, जहां पर अगर जो हम जैसे कि बीजेपी को कहा जाता था ब्राह्मण बनियों की पार्टी, एक तरफ जो ब्राह्मण हैं वो बीएसपी के साथ लगे हुए हैं, राजपूतों का और पूरा जो है लगभग समाजवादी पार्टी के साथ है, और लेकिन उन सब वोटरों को भी पूरा एक तरह से कैप्चर करने की पूरी रणनीति, और इसके साथ साथ भी पूरा जो बहुत बड़ा वोट बैंक ओबीसी का है, उन सबको भी कैप्चर करते हुए अमित शाह जो पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और देखते हैं कि 2014 में एक साल के अंदर 13 में बनते हैं, 2014 में जब इलेक्शन होता है तो प्रचंड इतनी बहुमत आती है उत्तर प्रदेश में कि 73 सीटें आ जाती हैं से 80 में से। उसी प्रकार से सर और तब से ये जो रथ है अमित शाह का वो कंटिन्यूस चलता चला जाता है। आगे हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, जो जैसे कि बंगाल में हम देखते हैं कि 2016 में बीजेपी को केवल जो है 3 सीटें आती हैं, 2021 में आकर के उसी बीजेपी को 77 सीटें आती हैं, और अभी आकर के 206 में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये जो सर एक पूरी एक मोदी वेव है, कई बार बीच में लोग कहते हैं कि मोदी वेव अभी बहुत डाउनफॉल जा रहा था, तो क्या ये हकीकत है, या इन जो मोदी अमित शाह जी की जो जोड़ी है, क्या यह एक पॉलिटिकल सिनेरियो में या एक पॉलिटिकल रिसर्चर के तौर पर देखें तो यह भारतीय राजनीति को किस दिशा में लेकर जाती हुई दिखती है? क्या ये लोग मतलब कि कुछ हट कर करते हैं जो कि अपोजिशन वाले नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ है? इनकी क्या असर लगती है आपको?
देखिए शब्दों की जाल में नहीं जाना चाहिए। कैप्चर तो होता नहीं है। भारतीय मानसिकता, भारतीय सोच, कैप्चर कहना, वो एक ज़माना था जब कैप्चर की बात कही जाती थी, और एक पहले के 52 का इलेक्शन या उसके बाद 57 का इलेक्शन या 62 और उसके बाद 67 तक का मान सकते हैं कि वोट बैंक की एक परिभाषा भारत में रची गई। दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, महिला वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक, पंडित वोट बैंक, ये एक फेज चला भारतीय राजनीति में। जब राजनीति और लोकतंत्र परिपक्व नहीं हुआ था, वो कई समय तक अनवरत का सिलसिला चलता रहा। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई, चाहे गुजरात में या केंद्र में जब आई, तो आपने देखा होगा कि वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश, वोट बैंक यानी वोट बैंक का तोड़ना भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी था। यानी व्यक्ति अपने इच्छा के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर वोट करे कि क्या सही है क्या गलत है। तो दलित वोट बैंक टूटा, यहाँ तक कि मुस्लिम वोट बैंक भी आप देखेंगे कि एक समय था जब मुस्लिम एकजुट होकर वोट देते थे। लेकिन कुछ नीतियाँ ऐसी बनाई गई, तलाक पर काम हुए, मुस्लिम समुदाय के लिए काम हुआ, और मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी के लिए वोट दिया। इस बार भी लोग कह रहे हैं कि कई महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं बंगाल में, उन्होंने बीजेपी के लिए वोट दिया। तो वोट बैंक का टूटना लोकतंत्र को मजबूत किया, और वो फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। एक तो कारण ये है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की जो अपना समीकरण है वो अद्भुत है। 2-3 इलेक्शन में मैं भी एक ऑब्जेक्टिव के रूप में, एक रिसर्चर के रूप में मैंने काम किया, विधानसभा चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में। तो मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जो परिपाटी है वो इतना मजबूत और इतना सुव्यवस्थित है कि एक तो वो 365 दिन चुनाव के मोड में हर चीज़ों को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं। नीचे के कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको ड्यूटी पर लगाया जाता है, चाहे वो व्यक्ति मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो। जहां पर भी दूसरे राज्यों में इलेक्शन है, तो जितने भी अन्य राज्य के विधायक या उस सामाजिक परिवेश को प्रभावित करने वाले लोग हैं, उनको ड्यूटी पर लगाया जाता है, और वो लोग ड्यूटी देने के लिए बाध्य हैं। तो ऐसी व्यवस्था हमको लगता है कि किसी और राजनीतिक दल में नहीं है। और तीसरा, जो एक ग्रास रूट पर अगर आइडियोलॉजी की हम बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से आरएसएस और बीजेपी दो अलग अलग खेमा है, उसको एक जगह पर जोड़कर नहीं देखा जा सकता। लेकिन कहीं कहीं पर एक समानांतर रेखा भी है, और वो समानांतर रेखा भारतीय राष्ट्र को महत्वपूर्ण बनाने में, जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से बहुत नज़दीक का मामला है, वो उनको मदद करता है। उन मुद्दों को जब बहस होती है, लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है, तो ये सारे ऐसे तत्व हैं जिनके कारण से ये परिवर्तन की धारा एक के बाद एक दूसरे राज्यों में, जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। कई ऐसे मुद्दे हैं जो डेडलॉक थे, जिस पर भारत की जनता सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, और उसमें जम्मू कश्मीर एक अहम मुद्दा था। लोग मान लिए थे कि 370 तो अब हमारे जीवन के साथ ये खत्म होने वाला है नहीं। जैसे आणविक बम अब खत्म नहीं हो सकता है, जो शक्तिशाली है वो हमेशा रखेगा, जो कमजोर है उस पर उसका प्रयोग किया जाएगा। उसी तरीके से 370 की धारा थी, वो परिवर्तन हुआ। राम मंदिर ऐसा था कि राम मंदिर बनेगा ही नहीं। भारतीय जहाँ की परिपाटी हिंदू संस्कृति हो, उसको लाया ही नहीं जा सकता है। अडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू की, लेकिन उसके बाद भी इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि लगा कि अब ये तो अटक गया मामला, ये कभी नहीं हुआ। तो 2-3 ऐसे मसले हैं, 3 तलाक वाला मुद्दा, तो जो डेडलॉक था, उस डेडलॉक को तोड़ा गया। अब उसमें अमित शाह या प्रधानमंत्री की बात कहें या अन्य लोगों की बात, ये एक टीम है। वो एक टीम है जो राष्ट्र हित में, राष्ट्र को मजबूत बनाने में काम कर रही है। मीडिया में उसको जो भी नाम दिया जाए वो अलग बात है, लेकिन राष्ट्रीय प्रवृत्ति को मजबूत बनाने में भारत की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। हमको याद है कि 70 के दशक में बीबीसी का एक रिसर्च आया था, और उसमें कहा गया था कि भाई भारतीय जनमानस, और विशेषकर बिहार के संदर्भ में कहा गया था कि सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी है। तो ऐसे बुद्धिजीवी को पढ़ा लिखा लेना, उनको भगा लेना किसी भी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है।
तो लोगों की सोच उस चीज़ों से मैच करती हुई दिखाई दे रही है, राष्ट्रीय सोच से मैच मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और राष्ट्र आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कारण से हमको लगता है कि जीत हो रही है। जिस दिन ये विश्वास खत्म हो जाएगा तो फिर राजनीतिक का परिवर्तन की धारा शुरू हो जाएगी। तो ये लोकतंत्र में तो भाई अंकों का खेल है और अंक का खेल विश्वास पर है कि आप हमें अच्छे लग रहे हैं तब तक आप हैं, हम जिस दिन आप अच्छे नहीं लगेंगे तो उस दिन परिवर्तन होगा। इसी से संबंधित सर एक सवाल है ये कि जैसे कि आज़ादी से लेकर के अब तक का जो हम पूरी एक सीक्वेंसिंग देखते हैं तो इसमें तमाम तरह की विचारधाराएं जैसे लेफ्ट राइट सेंटर विचारधाराएं रहती हैं। तो इसमें कम्युनिस्ट विचारधाराएं बहुत बार आई, सोशलिज्म आया, सेकुलरिज्म की बातचीत बहुत बार हुई, बहुजनवाद की बहुत बार बातचीत होती रही, इस पर पार्टियां भी बनी, सोशल जस्टिस की बहुत सारी बात हुई और बीजेपी का एक हिंदुत्व चूंकि स्टार्टिंग में बहुत हार्डकोर नहीं था जब पार्टी बनी थी, तो बाद में धीरे धीरे हार्डकोर होता गया और वर्तमान में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बीजेपी में सारी विचारधाराएं समाहित हो गई हों। जैसे कि जो लेफ्ट को अगर हम देखेंगे जो कि दबे कुचलों की बात करती थी, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, बहुजनवाद की बात करते हैं, तो ऐसा क्या लगता है कि आज का जो बीजेपी है इसमें हर एक कास्ट कम्युनिटी के लोग अपने आप को बीजेपी से एसोसिएट कर पाते हैं। तो ये क्या बीजेपी ये रियल में कर पाई है? और इस मुद्दे को अगर हम देखें कि अगर बीजेपी ऐसा कर पाई है तो आने वाले भविष्य का जो भारत की राजनीति होने वाली है वह किस दिशा में जाती हुई दिखती है? देखिए, एक बीजेपी निश्चित रूप से जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके विचारधारा पर चलती है और उस विचारधारा का मूल मंत्र है ये समाज अपना है, ये भारतीय समाज है, हम उसे हिंदू समाज भी कहते हैं। अब हिंदू समाज कहने का मतलब केवल ये नहीं कि हिंदू समुदाय के केवल लोग उसमें हैं, हिंदू संस्कृति के लोग, यानी हिंदू संस्कृति उसमें प्रबल है और उसको मानने वाले चाहे वो किसी भी मत के हों वो उसके अंग हैं। तो उस चीज़ को बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी ने रखा। लैंडस्केप शुरू में छोटा था जो 2014 या उसके पहले, लेकिन धीरे धीरे लैंडस्केप बढ़ते चला गया और अन्य विचारधारा के लोगों को, कुछ लोग तो अपॉर्चुनिस्ट जानते ही हैं, राजनीति में मौका परस्त लोग होते हैं, उनको लगता है कि अब ये धारा तो इतनी लंबी और इतनी गहरी हो गई है कि अब इसका कोई विकल्प नहीं है। जैसे एक ज़माने में कहा जाने लगा था कि एक कांग्रेस के नेता इंदिरा इज ए कांग्रेस और कांग्रेस इज इंदिरा, तो वो कहने का अर्थ कि अब कई लोगों को लगने लगा कि अब भारतीय राजनीति में एक नई धारा शुरू हुई है, अब इसका अंत नहीं, अब ये तो आगे बढ़ता चला जाएगा और निरंतर विस्तार होते जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। जिस दिन राष्ट्रीय हित के साथ, राष्ट्रीय अस्मिता के साथ सारी बातें सोच के साथ आगे बढ़ती चली जाएंगी तो वो निश्चित रूप से और व्यापक होगा। लेकिन जिस दिन लोगों को अविश्वास पैदा होगा, लोकतंत्र में तो ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ट्रस्ट जब कमजोर होने लगेगा तो चीज़ें बदलना फिर से शुरू हो जाएंगी। तो अस्थाई सत्य तो होता नहीं है। अस्थाई सत्य केवल हमारे लोकतंत्र में राष्ट्रीय मूल्यों को बचा कर रखना, उसे मजबूत बनाना, वही मूल मंत्र है। उस मूल मंत्र को जो भी पार्टी आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, हमको लगता है कि वो सफल होगी। अब कई रीजनल पार्टी आप देख लें, भारतीय अस्मिता को चुनौती देने वाला, अब स्टालिन ने न केवल न्यू एजुकेशन पॉलिसी को चुनौती दी, वो तो हो सकता है कि राजनीतिक मुद्दा हो, सनातन धर्म को जानबूझकर उस पर लगातार आक्रमण करना कितना खतरनाक था। आम आदमी पार्टी को आप देख लें परिवेश को, आम आदमी पार्टी लगातार सनातन धर्म को, आप भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करें, आपका वो प्रतिद्वंदी है कांग्रेस, लेकिन आरएसएस की आलोचना, वो भी बेतुका आलोचना जो लगातार राष्ट्रीय अस्मिता के साथ जुड़ा होता है। आप लोग तो केवल 10 दिन पार्लियामेंट, 20 दिन पार्लियामेंट में काम करते हो, पसीना बहाते हो, वो तो 365 दिन गांव में घूमते हैं, खाली पेट घूमते हैं और लोगों के बीच में एक सामंजस्य और उनके वार्तालाप को भी अगर खुला किया जाए तो आपको लगेगा कि वो राष्ट्रीय हित के अलावे और कोई बात ही नहीं करते। जो लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जोड़ते हैं, राष्ट्र के हित की बात करते हैं।
तो हमको लगता है ये सब कारण है। जब आपके वर्कर इतने सजग और इतने जागरूक हैं तो इस पार्टी का विस्तार तो होना स्वाभाविक है। अच्छा, जैसा सर आपने बताया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन, एक एनजीओ है, उसके जो लोग होते हैं, उसको हम देखते हैं कि 101वां वर्ष चल रहा है उसका, उसकी जो विचारधारा है, हम देखते हैं कि वर्तमान की जो मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यह टाइम बाउंड एक पॉलिटिक्स करती हैं। जो संघ की जो आइडियोलॉजी है या जो वर्किंग कल्चर है, वह आज से 10 साल बाद भी क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, आज से 100 साल बाद भारत का भविष्य क्या होगा, वहां तक की सोचती है। तो क्या वहां से इंस्पिरेशन जो आज की जो मतलब उस आइडियोलॉजी को फॉलो अप करने वाली या वहां से सीख लेने वाली जो बीजेपी है, यह उसको फॉलो अप करती है? ऐसा माना जाता है कि यह जैसे कि 2016 में ही जब बीजेपी को केवल 3 सीट मिली थी बंगाल में, उस समय अमित शाह जी ने सोच लिया था कि यहाँ पर धीरे धीरे चीजें कैसे करनी है। आज तो हम नहीं सफल हुए, शायद अगले बार भी नहीं होंगे, लेकिन आज से 10-15 साल बाद तो सफल होंगे। उसकी रणनीति उस समय से बनानी शुरू कर दी उन लोगों ने। तो क्या ऐसा और भी जो अन्य पार्टियां हैं अपोजिशन की, वो लोग नहीं कर पा रही हैं क्या? बिल्कुल। अब देखिए, वो अमित शाह जी की बात तो इधर की है, आप तो वाजपेयी की बातें देखिए ना। वाजपेयी जी जब एक वोट से हारे थे और पार्लियामेंट में बड़ा गहन विश्लेषण हुआ था, और उस विश्लेषण में उन्होंने कहा था कि एक समय आएगा जब कीचड़ हटेगा, कीचड़ हटेगा और पूरे देश में कमल खिलेगा। तो वो दूरदृष्टि, दिव्य दृष्टि, राजनीतिक दृष्टि आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के पास, पूर्व प्रधानमंत्री के पास थी, और वो बातें सच होती हुई दिखाई दी। और उनसे भी पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसके सहायक के रूप में वाजपेयी जी ने काम किया था, उनकी दृष्टि बहुत स्पष्ट। तो हम ये नहीं कह रहे थे कि विचारधारा के आधार पर राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय सोच, इंडिजिनस नॉलेज, भारतीय संस्कृति को कब तक आप दरकिनार करके रखेंगे? कोई भी पार्टी या कोई भी आइडियोलॉजी अपनी 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 जो अस्मिता है, जो अपनी पहचान है, उसको हटाकर बाहरी पहचान के आधार पर राष्ट्रीय पहचान बनाने की कोशिश करेगी, वो कब तक चलेगा? उधार लिया हुआ चीज तो कभी टिकाऊ होता नहीं है। तो यही कारण है कि ये अपने इंडिजिनस कई ऐसे विचार हैं जो, अब अंबेडकर को ही देख लीजिए। अंबेडकर हमारे देश के, अगर हम कहा जाए तो आज़ादी के पहले और बाद को लेकर, अगर भारत को समझने वाले, दिव्य दृष्टि वाले महर्षि अगर कोई है तो अंबेडकर से बड़ा कोई नहीं है। अंबेडकर अद्भुत भारतीय समाज, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलू को समझने वाले चिंतक थे। उनको पहले के रिजीम में किस तरीके से उनका प्रयोग किया, स्पेस नहीं मिला। अगर देखिए, बिल्कुल स्पेस नहीं मिला, उनके सोच को स्पेस नहीं मिला। और इतना ही नहीं, उनको ये भी कैटेगराइज एकेडमिकली करने की कोशिश की गई कि वो एंटी सनातनी है, यानी भारतीय, जबकि उनका पूरा लिटरेचर भारत के संस्कृति को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध था। उसी तरीके से अब अन्य चिंतकों के बारे में आप देखिएगा, विवेकानंद के बारे में देखिए, विवेकानंद को कॉम्युनल कहा गया। तो जो बातें इतने जो जिसने भारत को बनाया, मेकर्स एंड मूवर्स ऑफ इंडिया, उन पर अगर इस तरह की बातें करेंगे तो फिर तो जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? तो सच, जब जैसे जैसे एजुकेशन का विस्तार हुआ, लोग अपने देश और समाज को समझने लगे, तो ये चीज़ें फिर टूटनी शुरू हो गई। अच्छा सर, एक लेटेस्ट का बस मतलब जोक सपाट टाइप क्वेश्चन ये है, इसको कर लें कि अभी जो बीजेपी के नए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, नितिन नवीन जी, अभी बंगाल में जब जीते और भी कुछ राज्यों में जो भी रिजल्ट आए, इसके बाद जो माला प्रधानमंत्री जी को पहनाया जा रहा था, उसको प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से नितिन नवीन जी को पहना दिया। तो ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर नवीन जी की चीजें देखें तो इनके बनते ही बिहार में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया, बंगाल जहां असंभव था वहां संभव हो गया। तो इनका जो पूरा कार्यकाल आने वाला है, शुरुआत बड़ा अच्छा दिख रहा है। तो ये जो पूरे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सबसे यंगेस्ट अभी प्रेसिडेंट बने हैं ये बीजेपी के, तो इनका पूरी स्ट्रेटेजी क्या दिखती है सर? कि इनका इन्फ्लुएंस रहेगा या पूरा जो मतलब एक तरह से जो चीजें लोग कहते हैं कि अमित शाह जी का कंट्रोल रहता है, वो चीजें इन्फ्लुएंस रहेंगी या मिल करके काम? देखिए, भारतीय राजनीति को समझने वाले ये जानते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय लोकतंत्र का जो इंजन है वो पार्टी सिस्टम है, और पार्टी के आधार पर लोकतंत्र आगे बढ़ता है।
लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय लोकतंत्र में जो इंजन है वो ही डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव कहने का मतलब कि अधिकतर पार्टियों का जो स्वरूप है वो अलोकतांत्रिक है। आप बता दें कितने पार्टियों, जो राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव लड़ती हैं, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे रीजनल पार्टी हो, वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था से अध्यक्ष का चुनाव होता हो, जहां पर निरंतर एक व्यक्ति एक परिवार से दशकों से अध्यक्ष बने हुए हैं। तो ये नितिन नवीन सबसे यंगेस्ट है, कितना पावर वो अलग बात है, वो तो इंटरनल पार्टी डायनेमिक्स तय करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव तो होता है ना, चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, बदलाव होता है, कोई भी व्यक्ति बन सकता है। पिछले 25-30 सालों का आप देखेंगे तो बड़े बड़े महारथी, वाजपेयी जी सबसे पहले, उस समय से लेकर नितिन नवीन तक कई ऐसे अध्यक्ष बने जिनकी अपनी, ऐसा नहीं था कि राजनीतिक, तो बदलाव हर 5 साल पर, हर 3 साल पर वो दिखाई देता है। लेकिन बाकी पार्टियों में तो वो दिखाई नहीं देता है। तो होता भी है चुनाव तो केवल दिखावे के लिए होता है, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से जब पार्टी लोकतांत्रिक हो, इतने बड़े बड़े नेता हों, प्रधानमंत्री का कलेवर इतना मजबूत हो, तो पार्टी अध्यक्ष जो आज बना है वो अपने बुजुर्गों से नसीहत लेकर ही आगे बढ़ेगा, सीख कर ही आगे बढ़ेगा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल जिंदा रहनी चाहिए पार्टी में, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन व्यक्ति बनता है, कैसे बनता है, क्या करता है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है ये कि जो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्कॉलर्स हैं, जो अभी यूजी पीजी या पीएचडी में जाने वाले लोग हैं, इनके लिए सर आप भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है और जो वर्तमान में जिस डायरेक्शन में भारत की राजनीति जा रही है, और हम दुनिया को भी जो चीज़ देख रहे हैं, जितना उथल पुथल है पूरा, इसमें आप यंग स्कॉलर्स को क्या सेशन देना चाहेंगे कि किस दृष्टि से वो सोचें, किन चीज़ों पर फोकस करें, और जिसमें इंडिजिनस नॉलेज की भी बात करते हैं कि भारत की दृष्टि भारत को डेवलप करने के लिए और भारत की दृष्टि दुनिया को डेवलप करने के लिए, जैसा कि सर हमारा G20 भी हुआ तो हमने वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट दिया था, वो हमारा मूल था। जब हमारे यहाँ कोई भी अनुष्ठान होता है तो हम अनुष्ठान में लास्ट में कल्याण मंत्र करते हैं, जिसमें कि सारे जीव जंतु और पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। तो उससे सर भारत की दृष्टि और पूरे दुनिया की दृष्टि, दुनिया के लिए जो दृष्टि है, इनको हम रिसर्च में कैसे इनकलकेट करें ताकि आने वाला जो रिसर्चर हो वो इन चीज़ों पर भी फोकस कर पाए। ना वो तो हो रहा है धीरे। देखिए आज से 10-15 साल पहले तो इस पर बातचीत भी नहीं होती थी। जैसे ही भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हम कहते थे तो लोग इस बात को कहकर उसको दबा दिया जाता था, ये तो परंपरावादी है, दकियानुसी है। तो कई बार अगर आप भारतीय या पूरे ज्ञान परंपरा को अध्ययन और समझने की कोशिश करेंगे तो परंपराएं ऐसा नहीं है कि मॉडर्न नहीं होती। परंपराएं पुरानी परिस्थितियों के साथ आगे की दृष्टि को भी विकसित करने की क्षमता रखती हैं। तो भारतीय सोच में ये कहना कि हम अगर सामूहिक परिवार को संयुक्त परिवार के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो संयुक्त परिवार का रिसर्च अगर आप कर लें तो आपको पता चलेगा कि कई सिंधी और कई ऐसे पंजाबी जो कम्युनिटी है जहाँ पर संयुक्त परिवार का आधार बचा हुआ है और आर्थिक रूप से अन्य समुदाय से वो ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि वो वहाँ पर संयुक्त परिवार की परिभाषा आज भी जिंदा है। तो कहने का अर्थ हमारा ये है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था और हमारी राजनीतिक व्यवस्था पश्चिमी दुनिया से बिल्कुल अलग है। गांधी जी से आज़ादी के समय, आज़ादी के कुछ दिन पहले एक ब्रिटिश पत्रकार ने लगातार एक ही प्रश्न पूछा कि क्या आप स्वतंत्र भारत में किन आर्थिक नीतियों का पालन करेंगे, जो अंग्रेजों के द्वारा अपनाए गए नीतियों का पालन करेंगे या कुछ अलग आपकी सोच होगी। तो गांधी जी ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा था कि हम अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का पालन कैसे कर सकते हैं जब उनका पूरा विश्व उनके चंगुल में था, जहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होता था ब्रिटिश साम्राज्य का, उसके बाद भी उनकी क्षुधा नहीं भरी। तो भारत तो उनसे 5 गुना, उस समय जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो भारत की आबादी ब्रिटेन से 5 गुना ज़्यादा थी आज़ादी के समय। तो जब एक पृथ्वी उनके पेट को नहीं भर सकी
तो हमारे लिए तो 5 पृथ्वी चाहिए। तो कहने की आर्थिक सोच हमारी अलग है, सामाजिक सोच हमारी अलग है, राजनीतिक सोच हमारी अलग है। तो ऐसे आधार पर हम अगर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो उसकी सोच भी अलग होगी। आपने देखा होगा कि संसद में हमारे गृह मंत्री ने कहा नक्सल के खत्म होने के बाद कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए अब एक अलग अकादमिक सोच विकसित करनी होगी कि ये समस्या पैदा हुई ही क्यों और इसका खत्म क्यों हुआ। तो ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा है कि दुनिया जिस तरह से बदल रही है, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए उन्होंने चुनौती डाली कि ये पढ़ने और समझने की बातें हैं कि सुपर पावर और विश्व गुरु या विश्व मित्र की जब हम बातें करते हैं, क्या दोनों में बुनियादी अंतर है या सब एक ही हैं? जब इस अंतर को हम समझने और समझाने में सफल रहेंगे तो चीजें बदलनी शुरू होंगी। केवल हमको चुनौती केवल एक बात पर नजर आती है कि हमारे ज्ञान परंपरा बुनियादी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं संस्कृत और प्राकृत, उसमें छिपा हुआ है और दुर्भाग्य से उसके पढ़ने और समझने वाले की संख्या बहुत कम है और उसके कारण से ज्ञान छिपा रह जाता है और वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाता है। उसको लाने की कोशिश होनी चाहिए। तो हमको लगता है कि समाज राज्य निश्चित रूप से बदल रहा है और बदलेगा। सबका मकसद एक ही, जीवन बेहतर हो। जीवन बेहतर केवल पैसे से नहीं होता है, जीवन बेहतर सोच से होता है, एक समुदाय से होता है कि आपस में मिलजुल कर हम कम ही पैसे में एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। तो वो बनाने की कोशिश हुई है। हम ये नहीं करें कि वो बनकर तैयार हो जाएगा 2000, लेकिन एक सोच तो विकसित हुई है कि और उस सोच के आधार पर भारत जब मजबूत होगा तो विश्व की राजनीति भी बदलेगी। सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश हम हैं, तो आगाज है 2047 तक कुछ बेहतर होना, लेकिन वो फुल स्टॉप हो जाएगा, हम पूर्ण रूप से ये हो जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। ये कहना मुश्किल है कि 47 तक हम सचमुच में हो जाएंगे। वो हो सकता है कि 10 साल 15 साल और आगे बढ़ जाए ठिकाना, लेकिन होगा जरूर। तो साथियों, आप सबने आज हमारे साथ बातचीत में सुना प्रोफेसर सतीश कुमार जी को। आगे भी हम नए नए मुद्दों पर जो राजनीति से संबंधित या इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित मुद्दे होंगे उस पर हम लोग बातचीत करते रहें। जैसा सर ने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो पृष्ठभूमि है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि है, जिसमें तात्कालिक नहीं, राष्ट्र प्रथम की भावना से ओतप्रोत लॉन्ग टर्म गोल को ध्यान में रखते हुए चीजें की जाती हैं। उसी को वर्तमान में, चाहे पहले की भी हम बात करें, आडवाणी जी, अटल जी से लेकर के अभी अमित शाह और मोदी जी तक, और आने वाला जो भी भविष्य होगा, जब पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन इतना सुव्यवस्थित काम करता है, अगर बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं संघ की, लेकिन अगर रियल में आप संघ को, लोग कहते हैं संघ के लोग कि संघ को जानना है तो संघ की शाखाओं में जाइए, संघ को जब वहां जाकर के आप देखेंगे कि संघ रियल में क्या करता है, तब आप कभी उसका क्रिटिसिज्म कर ही नहीं पाएंगे। तो इन सब पृष्ठभूमियों से लेते हुए जो आज बीजेपी 2 से लेकर के कहां तक पहुंच गई, और जहां 28 राज्यों में से 21-22 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकारें चल रही हैं, और जो बहुत सारे मुद्दे लिए गए हैं, समाज के हर एक तबके को जोड़ा गया है, और आने वाला जो समय है जिसमें कि बहुत सारे मुद्दे तय किए गए हैं, उसमें युवाओं की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। सभी युवा लोग उस पर, और रिसर्चर भी जो भी हैं, यह सब ध्यान देते हुए उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो सरकारें हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हों, किसी भी आइडियोलॉजी की हों, वह सब यूथ पर बहुत ध्यान देंगी, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। अगर जो अभी हमारा सेंसस आ जाएगा तो चाइना से भी हम आगे निकल जाएंगे। तो वर्तमान की और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकारें कुछ नीतियां बनाएंगी। उन नीतियों पर भी कुछ सजेशंस जो आएंगे, हम सर से फिर कभी भविष्य में बात करेंगे। सर का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर।